बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गाड़ी मिला है, हम गाड़ी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे चाहे कौन चौधरी हैं, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं अब कहानी पुलिस यहाँ हम न्याय के लिए आए थे, यहाँ हम न्याय के लिए आए थे। न्याय का एक भी रूप हमको मिल नहीं रहा है यहाँ, और इस तरह किया जा रहा है, लग रहा है कि कुछ न कुछ हम ही लोग दोषी हैं। ये सम्राट चौधरी जी बुला रहे हैं, बताइए हम किस बेसिस पे उनसे मिले? यहाँ डीजीपी साहब कुछ बोल रहे हैं, वो कल बोला गया सर, इसके बारे में तो माँ ही बताएगी। माँ बेचारी रो के निकल रही है। आप लोग नाराज दिख रहे हैं, बात नहीं होती जो होना चाहिए। बात तो होती तो फिर नाराज क्यों निकलते? नहीं नमस्ते, मेरा नाम साहेब गुप्ता है और आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं। प्रभात खबर के पत्रकार सिंह आदर्श मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज बात होगी पटना नीट जो छात्रा थी उस पे। शुरू में पुलिस ने इस मामले को जो है आत्महत्या करार दिया था, लेकिन जैसे जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांच सामने आए, जिससे पता चला कि नहीं उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, बलात्कार जैसी चीजें उसके साथ हुई है। उसके शरीर पे कई भयानक जो है वो चोटें थी, नाखून के खरोच थे, कंधे पे, बाह पे, कलाई पे, हर जगह जो है खरोच के निशान या चोटें थी। लेकिन अभी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को, लगभग आज 31 तारीख है और 11 बज रहे हैं। कल जो शाम को जो है वो नीट छात्रा के जो परिजन थे उसको उन्होंने डीजीपी ने जो है बिहार के उन्होंने अपने आवास पे बुलाया था, और जिसके बाद यह जो मामला है और गर्मा गया है। सभी को उम्मीद थी कि नहीं अब एसआईटी अंतिम निर्णय तक जो है वो पहुंच गई है, अब इस मामला का जो है वो खुलासा होगा। कई ये भी बताया गया था कि जो स्पर्म मिले हैं लड़की के कपड़े पे, वो 20-22 साल के जो लड़के हैं उस उम्र के लड़के हैं। तो ये सारी चीजें आने के बाद सभी को उम्मीद जगी थी कि नहीं अब जो है इसके पीछे कौन है पता चल जाएगा। लेकिन जो कल हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक से समझिए कि भरा हुआ था। कल डीजीपी परिजनों को बुला करके कहते हैं कि नहीं जो है वो आप मान लीजिए, या उसके साथ जो है वो दुष्कर्म नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ, मान ही लीजिए आपकी सुसाइड हुआ है। ऐसी उनकी जो लड़की की जो माता पिता है वो कहती है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपके जो ऑडियो है एक बार सुनाने की। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गाड़ी मिला है, हम गाड़ी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे चाहे कौन चौधरी हैं, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं अब कहानी पुलिस यहाँ हम न्याय के लिए आए थे, यहाँ हम न्याय के लिए आए थे। न्याय का एक भी रूप हमको मिल नहीं रहा है यहाँ, और इस तरह किया जा रहा है, लग रहा है कि कुछ न कुछ हम ही लोग दोषी हैं। ये सम्राट चौधरी जी बुला रहे हैं, बताइए हम किस बेसिस पे उनसे मिले? यहाँ डीजीपी साहब कुछ बोल रहे हैं, वो कल बोला गया सर, इसके बारे में तो माँ ही बताएगी। माँ बेचारी रो के निकल रही है। आप लोग नाराज दिख रहे हैं, बात नहीं होती जो होना चाहिए। बात तो होती तो फिर नाराज क्यों निकलते? नहीं तो परिजन तो कह रहे हैं कि बड़ी उम्मीद से ये लोग आए थे, गए भी थे डीजीपी से मिलने की, क्या पता कोई बातचीत होती, हम सुराग मिलता या बताया जाता। लेकिन बड़ी नाराजगी के साथ निकले डीजीपी के आवाज से। माता जो मिली, माता जी को डीजीपी ने ऐसा, माता जी ने कहा कि मान लीजिए कि आपकी बेटी जो है उसके साथ रेप नहीं हुआ है, दुष्कर्म नहीं हुआ है, सुसाइड किए, मान लीजिए, ऐसा डीजीपी ने कहा। तो जो स्पर्म मिले, जो दुष्कर्म के निशान थे, जो हाल ही फिलहाल में पप्पू यादव ने भी एक नर्स से बात की तो बता रही थी कि झाग थे, खून थे, ब्लड थे। इतनी सारी सबूतों के बीच मतलब आप देखिएगा, सोचिएगा, पढ़िएगा तो लगेगा कि नहीं दुष्कर्म हुआ है। लेकिन डीजीपी कह रहे हैं लास्ट अंतिम पड़ाव पे आकर के कि नहीं जो है वो मान लीजिए कि सुसाइड की। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, कल के घटना पे आने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में अगर हम लोग चले तो 5 को लड़की हॉस्टल आती है, पटना आती है जहानाबाद से। 6 तारीख से घटना की शुरुआत हो जाती है, फिर लड़की की हत्या की बात सामने आती है। और ये जब पूरा मामला निकल के सामने आता है तो कई पेच शुरू से नजर आ रहे थे, कई सवाल जो है वो शुरू से उठ रहे थे, और
सवाल के कड़ी में कई लोगों पे आरोप लगा रोशनी कुमारी जो थाना प्रभारी थी, आरोप लगा जो डॉक्टर्स हैं प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के, आरोप लगा पुलिस के आला अधिकारी पर कि आखिर किस बात की हड़बड़ी, किस बात की जल्दीबाजी थी कि प्रेस ब्रीफ किया गया, उसमें बताया गया कि ये आत्महत्या लगता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, कोई रेप की पुष्टि नहीं की गई थी उस पूरे प्रेस ब्रीफिंग में। तो वहीं से ये तो लग गया था कि इस मामले की लिपापोती हो गई है, लेकिन जब आनन फानन में एसआईटी का गठन किया गया और चूंकि ये जो सरकार है उससे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है, स्पष्ट बहुमत के साथ ये सरकार बनी और गृह मंत्री जब सम्राट चौधरी बने तो उन्होंने कई दावे किए। उन्होंने कहा कि भाई बुलडोजर एक्शन होगा, कोई किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और नीतीश कुमार की जो छवि रही है उसमें यह माना जाता है कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, यानी अपराधी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा। तो जब एसआईटी की गठन हुई और जब इस बीच फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है जिसमें ये बताया जाता है कि संभवतः इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रेप हुआ है, मतलब कि रेप हुआ ही है ऐसा माना गया था। उसके बाद जब फाइनल रिपोर्ट आती है, हालांकि अभी एम्स से रिपोर्ट आना बाकी है, तो उसमें भी इस बात की पुष्टि होती है कि लड़की के साथ जोर जबरदस्ती हुई थी, लड़की के शरीर के कई अंग के हिस्सों पर चोट के निशान थे, जबरदस्ती यौन प्रक्रिया में इन्वॉल्व किया गया, इस बात की भी पुष्टि हुई थी। तो इसके बाद ये लगा और उसके बाद जब ये पुष्टि हुआ कि लड़की के कपड़े पर स्पर्म पाया गया है, पुरुष का स्पर्म पाया गया है, तो इससे तो ये पूरी कहानी फिर से साफ होने लगी थी कि लग रहा था कि अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा और 2, 3, 4, 5 दिनों में आरोपियों का नाम सामने आ जाएगा। क्योंकि यह भी कहा गया कि भाई 21-22 साल के कुछ लड़कों की इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मुद्दे पर, लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए। तो सब कुछ जब लग रहा था कि अब फाइनल स्टेज पे जाएगा, तब बारी आती है 30 जनवरी की। 30 जनवरी के सुबह एक मेरे मित्र हैं और रमणीक नाम है उनका, परिवार से जुड़े एक व्यक्ति से उन्होंने बात किया। उस बातचीत में परिवार के जो लोग थे वो बड़े उम्मीद में थे, उनको लगा कि डीजीपी साहब बुला रहे हैं तो डीजीपी साहब ये बताएंगे कि भाई देखिए यहाँ तक जांच चली गई है, अब सब कुछ क्लियर है, अब आप लोग चिंता में नहीं रहिए, अब जो है आरोपी पकड़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही की माँ बाहर निकल के सामने आती है, परिवार के लोग जब सामने आते हैं और जब मीडिया बाइट्स सामने आता है तो कलेजा कहीं ना कहीं कांप जाता है, दिल दहल कि भाई ये क्या हो गया। ये कहा जाता है कि आप मान लीजिए कि रेप नहीं हुआ है, आप ये क्या मान लेंगे कि आत्महत्या खुद लड़की ने कर ली थी। तो जब आत्महत्या की आप बात, आज कहानी हम नहीं है, दावा नहीं कर सकते हैं, हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि डीजीपी साहब ने ऐसा कहा होगा, लेकिन परिवार के लोग बाहर निकलने के साथ जब इतने मजबूती के साथ इस बात को रख रहे हैं कि ऐसा कहा जा रहा है, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ तो ऐसा कहा गया है, कुछ तो इस तरीके से उनको बताया गया है जिससे ये परिवार को लग गया कि बिहार पुलिस न्याय नहीं कर सकती। मां ने स्पष्ट तौर पे कहा कि गड्डी पे सारे बिक गए हैं, एसपी हो, डीएसपी हो, डीआईजी हो, कोई हो, सब गड्डी पे बिक गए हैं। तो डीजीपी साहब से मिलने के बाद बाहर निकल के जब माँ, एक पीड़िता की माँ ऐसी बात कर रही है, मतलब कि माँ दबाने की कोशिश, मतलब कि हो सकता है कि परिवार को कुछ ऐसा कहा गया जिससे परिवार डर में है और वो मान चुकी है कि न्याय नहीं मिलने वाला है। तो अब सवाल उठता है, अब सवाल ये उठता है, तो फिर एसआईटी जो इतने दिनों से गोल गोल चीजों को घुमा रही है, तो इसका मतलब है कि लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा था। तो फिर थाना प्रभारी क्यों निलंबित हुई, आखिर उसकी क्या गलती थी? फिर हॉस्टल संचालक, हॉस्टल उस बिल्डिंग के जो मालिक है मनीष, वो इतने दिनों से जब जेल में है, वो क्यों जेल में है, क्या उनकी क्या गलती है? और फिर जब सब कुछ है तो और सरकारी डॉक्टर ने जो मेडिकल रिपोर्ट दिया है, जो एफएसएल रिपोर्ट की बातें सामने आई, तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? फिर ये रेप की पुष्टि की बात कहां से सामने आ गई? तो कहीं ना कहीं घोल-मोल है और इस पूरे मामले में किसी बड़ी मछली को बचाने की कोशिश हो रही है। बड़े स्तर पर बड़े-बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। और हमने तो कल लिखा भी इंदौरी साहब को कोट करते हुए कि अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, हमारे कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। तो पुलिस तो अब एक काम करे, मीडिया के लोगों को बुलाए और कह दे कि आत्महत्या है,
ये कमरे में क्या खेल हो रहा है, ये इंटरनल खेल क्यों हो रहा है? स्पष्ट तौर पर बिहार के आम आवाम को ये बता दिया जाए कि आत्महत्या है, और आत्महत्या अगर है तो क्यों है, क्या था, किसकी इन्वॉल्वमेंट है। आखिर आत्महत्या था तो हॉस्टल संचालकों के अंदर का इंसानियत इतना कैसे जग गया कि वो 3-3 बड़े-बड़े अस्पताल में उसको लेके घूम रहे थे। आखिर क्या छुपाने की कोशिश हो रही थी, किसे बचाने की कोशिश हो रही थी। आखिर दरवाजा किसने तोड़ा, आत्महत्या था तो आत्महत्या था तो पता कैसे चला कि आत्महत्या का प्रयास लड़की ने किया है। आखिर दरवाजा खोलने वाला कौन था, अस्पताल में पहुंचाने वाला कौन था, ये लोग कहाँ गए, अच्छा, ये भी पता नहीं चल पाया है कि 5 और 6 को ऐसा क्या हुआ था। 6 को वो अस्पताल पहुंची थी, तो 5 और 6 को उसको क्या हुआ था, बुखार हुआ था, फीवर हुआ था, चोट लगी थी, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था 5 और 6 तारीख को, 6 जनवरी को उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसका भी सच जो है अभी तक सामने नहीं आया है। सब पुलिस जो है, SIT जो है सामने नहीं रख पाई है। और अभी की जब बात करें तो सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट करके कह दिया है कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो है वो हम लोग मांग कर रहे हैं, मतलब सौंपने का जो है वो किया गया है कि अब ये केस जो है वो CBI देखेगी, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके कहा है। तो ये तो पूरी SIT जो टीम है वो नकारी दिखती हुई है। SIT ने क्या करा अभी तक, SIT तो पूरी नाकाम दिख रही है। सम्राट चौधरी की पुलिस नाकाम दिख रही है, जो बुलडोजर सरकार कहा जाता है, जिसको आजकल बहुत इनकाउंटर भरे हुए शब्दों से जो है सम्राट चौधरी को पुकारा जा रहा है, वो तो सब विफल दिख रही है। भाई, सम्राट चौधरी की पुलिस जब विफल है तभी तो जो केस है CBI को सौंपने की जो, यही तो बात समझ में नहीं आ रही है कि इसे पुलिस की सफलता माने या पुलिस की विफलता माने, कि इतने को जांच करने के बाद, अलग अलग दावों को सामने लाने के बाद अंत में गृहमंत्री को यह पोस्ट करना पड़ता है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे इस मामले को आगे बढ़ा दिया गया है और CBI जांच की मांग की गई। इसका बिहार की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से विफल है, पूरी तरीके से फेल्योर है इस सिस्टम का। आप ये एक बात कही जाती है, न्याय मिले ये तो जरूरी है, लेकिन न्याय हो रहा है, न्याय प्रक्रिया में चल रहा है, ये दिखना, ये महसूस होना, ये प्रतीत होना ज्यादा जरूरी है। तभी तो आदमी, आम जो जनमानस है वो चैन की सांस ले पाएगा बिहार में। जब हम ये मान लेंगे, जब बिहार की जनता ये मान लेगी कि बिहार की पुलिस निकम्मी है, बिहार का पुलिस या तंत्र जो है वो न्याय करने में सक्षम नहीं है, तो किस बेसिस पे लोग आवाज उठाएंगे? आखिर जब पुलिस ही साथ नहीं होगी, जब पुलिस ही न्याय नहीं कर पाएगी, जब हमें ये महसूस ही नहीं होगा कि हम यहाँ पे डर के माहौल में नहीं है, तब तो कुछ भी होगा हमारे साथ, हम चुप हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अंजाम वही होना है। इधर गुंडे से मारे जाइए, इधर हैवानों से मारे काटे जाइए, और इधर पुलिस बैठा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको गोल गोल घुमाने के लिए, अंत में ये बताने के लिए कि आपका जो हत्या हुआ है आपने खुद ही कर लिया है, आपका जो बलात्कार हुआ है आपने खुद ही कर लिया है। आखिर जिसको टॉर्चर किया जाना चाहिए था उसे टॉर्चर नहीं, टॉर्चर किसे किया गया? तो लड़की के परिवार को, पीड़िता के परिवार को। 1 बजे रात में पुलिस पहुंच जाती है, 11 बजे रात में पुलिस का फोन चला जाता है, 12 बजे रात में कोई अफसर फोन कर देता है, परिवार के 5-10 सदस्यों को बुला के DNA सैंपल ले लिया जाता है। यहाँ तक कि इस मामले में कई पत्रकारों ने, कई लोगों ने और तंत्र से जुड़े हुए कई लोगों ने लड़की के चरित्र हनन की भी कोशिश की। ये बताने की कोशिश हुई कि लड़की ही गलत है, ये बताने की कोशिश हुई कि लड़की ही संभवतः किसी रिलेशनशिप में रही होगी। अलग अलग पत्रकारों ने भी ये काम किया, और यहाँ तक कि परिवार के जुड़े लोगों का सैंपल लेना ये दर्शाता है कि ये कोशिश की गई कि आम जनमानस में ये मैसेज जाए कि इस गलत काम में, इस दुष्कर्म में परिवार के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो किस तरीके से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, किस तरीके से इस मामले की लिपापोती की जा रही है, ये सब दिख रहा है। वो समझ रहे हैं कि कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन सब कुछ साफ है, तस्वीर साफ है, और दिख रहा है कि गोल गोल घुमाया गया है। सिर्फ कोई जांच स्पष्ट तौर पे नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो पुलिस को सब पता है, बस आम लोग बताया नहीं जा रहा है। किसी न किसी को तो बचाया जा रहा है इस मामले। अच्छा, देखिए, लगभग 6 तारीख का मामला था और आज 31 तारीख है। SIT टीम लगभग सबको आशा थी कि मतलब अब पहुंच ही गई है, अभी 1-2 दिन में खुलासा हो ही जाएगा कि इसके पीछे कौन है। लेकिन इस तरह की चीजें जो कल देखी गई, जो DGP हैं वो अपने आवाज पे बुला के
कहते हैं और उनकी जो माता है वो आके ऐसी कहते हैं, इससे क्या साफ दिखता है, मैसेज क्या जा रहा है लोगों के बीच में? लोग तो यही मान रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हो रही है। और अब आज ही सुबह में सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट कर दिया कि अब इसको जो है वो सिफारिश की गई है कि अब इसको सीबीआई को सौंप दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, आप मान रहे हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ है, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा जो है वो व्यक्ति है, तभी इस मामले को इतना घुमाया जा रहा है। और अब सीबीआई को सौंपने की जो है बात कही जा रही है। सीबीआई अब सबूतें कहां से लाएंगी? कहानी में तो शुरू से झोल है। आप समझिए कि जब आप एसएचओ को कहते हैं कि दोषी है, उसने गलत किया, तो निलंबित क्यों है? वो रिमांड क्यों नहीं है? उससे पूछताछ। जब प्रभात मेमोरियल अस्पताल का मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत और फर्जी साबित होता है, उसके डॉक्टरों को क्यों नहीं उठाया गया? उसके प्रबंधन को क्यों नहीं उठाया गया? उससे पूछा क्यों नहीं गया कि आखिर किस बेसिस पे आपने ये रिपोर्ट बनाया, किसके कहने पर आपने ये रिपोर्ट बनाया? आखिर रोशनी कुमारी की कॉल डिटेल की जांच क्यों नहीं हुई? आखिर प्रभात मेमोरियल डॉक्टर और प्रबंधन के कॉल डिटेल्स को क्यों नहीं जांचा गया? इनके अकाउंट्स को क्यों नहीं चेक किया गया कि कहां से लेन देन हो रहा है, कौन मैनेज करने वाला है? तो कहीं ना कहीं झोल तो है। झोल डॉक्टर को बचाने में भी है, झोल अपने अधिकारियों को बचाने में भी है। ये तो आपराधिक साजिश का मामला दर्ज होना चाहिए कि पुलिस को दिग्भ्रमित किया गया। पुलिस के वरीय अधिकारी गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं किसी मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से। इस मामले में क्यों नहीं हुआ? आखिर हॉस्टल से जुड़े हुए लोग और कहां हैं? ये भी कहा जा रहा है कि ये जो संचालिका है, इसके कई और हॉस्टल चलते हैं, तो वो हॉस्टल अभी तक कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है? इस बात की जांच क्यों नहीं हो रही है? आप 21-22 साल के लड़के की बात हो रही है, वो लड़का कहाँ गया? इस हद तक पहुंच गई है। अभी सीबीआई को सौंपा जाएगा, तब तक उस 21-22 साल के लड़के को पकड़िए और सामने लाइए। इसका मतलब संभवतः वो 21-22 साल का लड़का भी हो सकता है कि किसी बड़े नेता, बड़े कारोबारी, बड़े अफसर, बड़े डॉक्टर का बेटा हो, जिसको बचाने की कोशिश। मतलब पुलिस प्रशासन तो यही कह रही है कि स्पर्म मिले, 20-22 साल के लड़के के जो है वो स्पर्म मिले, उसके साथ दुष्कर्म रिपोर्ट, सारी चीजें यही कह रही है, प्रशासन भी कह रही है। और ये भी कह रही है कि नहीं, आप मान लीजिए कि नहीं, आत्महत्या की है। गुत्थी है ना, क्योंकि इस मामले में परिवार को मोहरा बनाने की कोशिश हुई कि परिवार इस बात को मान ले, और परिवार ही जब इस बात को मान लेगा तो ये लड़ाई अपने आप में कमजोर हो जाएगा। आज आप लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, कोई व्यक्ति लड़ रहा है इस न्याय की लड़ाई को। कई लोग शुरू से लगे हुए हैं, लगातार सड़क से लेकर और अपने सोशल मीडिया साइट्स और अलग अलग माध्यम से। कई लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, कई लोग पुलिस से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। तो परिवार इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ आत्महत्या हुआ है, तो वो लोग पीछे हो जाएंगे। तो ये तो बहुत स्पष्ट कहानी है कि परिवार को दबा के, परिवार को टॉर्चर करके, परिवार को कंफ्यूज करके ये कोशिश की जा रही है कि परिवार ही मान ले कि गलती हमारी है, या परिवार ये मान ले कि लड़की की ही गलती थी, या परिवार ये मान ले कि आत्महत्या हुआ था, रेप नहीं हुआ था। तो बाकी लोग अपने आप चुप हो जाएंगे, और जब बाकी लोग चुप हो जाएंगे तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, और लड़ाई खत्म हो जाएगी तो इसके जो गुनाहगार है वो बच जाएंगे। अच्छा, शुरू में जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनको ये क्यों नहीं दिखा कि उसके जो गर्दन पे निशान थे, नाखून के खरोंचे जाने के निशान थे, कंधे और बाह और कलाई पे चोट के निशान थे, ये चीजें जो है वो पहली जो अस्पताल थी उसको क्यों नहीं दिखी? उसने कैसे मान लिया कि आत्महत्या था? पप्पू यादव एक नर्स से बात कर रहे हैं, और नर्स उस लड़की को देखी थी, जांच पड़ताल की थी, उसका इलाज की थी, वो कह रही है कि नहीं उसके प्राइवेट पार्ट्स में से झाग निकल रहे थे, खून था। तो ये चीजें जब सबके सामने है और फिर भी जो है वो डीजीपी कह रहे हैं कि आप मान लीजिए। आप समझिए कि पप्पू यादव नर्स से बात कर पा रहे हैं, एसआईटी नहीं कर पा रही है, एसआईटी नहीं पूछताछ कर पा रही है। आखिर जैसे ही पप्पू यादव ने उस नर्स से बात किया, उस नर्स को आया जाना चाहिए था, उससे गुत्थी को सुलझाना का प्रयास होता। आखिर जब हत्या का ही मामला था, प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर को क्या मतलब था? वो तो स्पष्ट तौर पे बता देते कि भाई ऐसे ऐसे चीजें हैं, इसको छुपाने की क्या जरूरत थी? अस्पताल में परिवार के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, परिवार को चुप रहने के लिए कहा गया, परिवार को जो पैसा देने का ऑफर हुआ, तो जब लड़की ने आत्महत्या कर लिया तो क्यों परिवार के साथ दुर्व्यवहार हुआ? परिवार को पैसा का ऑफर क्यों किया गया? तो आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं है, हत्या तो बिल्कुल नहीं है। स्पष्ट तौर पर यह बलात्कार है, स्पष्ट तौर पर यह हत्या है, और गुनाहगार को बचाने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि इस गुनाह में 1-2 नहीं,
कई लोग शामिल हैं, और जब राज खुलेगा तो बड़े बड़े लोग बेपर्दा हो जाएंगे, तो उन्हीं को पर्दा में रखने की कोशिश हो रही है। अच्छा, एक चीज और कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर थे, जो एसएसपी कार्तिकेय शर्मा थे, एसओसी थी रोशनी कुमारी, डॉक्टर अभिनव कुमार थे, ये सब लोग मिलकर शुरू में तो इसे आत्महत्या करार दे दिया था। अभिनव कुमार जो एसएसपी है, उन्होंने भी कहा था कि ये जो नींद की गोलियों से जो है वो मौत का दावा शुरू में उन्होंने किया था कि नींद की जो है गोली लेती थी। फिर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमले के हैं, जो प्रमाण नहीं मिले हैं, लड़की ने जो है वो सुसाइड की है, सुसाइड करने के पीछे जो कारण बताया कि वो गोलियां लेती थी नींद की, उसकी वजह से हुई। फिर सीसीटीवी भी गायब हुए चित्रगुप्त नगर की एसओसी जो है रोशनी कुमारी की, जो कि अभी सस्पेंड हो गई हैं, उनपे भी लगा कि पैसे लेकर के दबाव, मतलब उनको कहा गया कि कथित तौर पर उन्होंने पैसे लिए हैं, और उनको सस्पेंड भी कर दिया गया जब गलती थी, नहीं तो इनको क्यों सस्पेंड कर दिया गया। और डॉक्टर सतीश पर भी कई अहम सवाल जो है उठ रहे हैं, जो कि प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर हैं, कि उन्होंने भी शुरू में इसे इनकार कर दिया कि यौन शोषण हुआ ही नहीं। और लड़की, अब कहा जा रहा है कि लड़की तो नाबालिग थी, जो प्रमाण पत्र दिए गए हैं वो 17 साल लड़की का उम्र है। तो उस लड़की की आप जब ये देखेंगे पढ़ाई का, आप देखेंगे पहली अटेम्प्ट में ही नीट जो है वो क्लियर कर चुकी थी, लेकिन बस 2 नंबर से एमबीबीएस में जो है उसका एडमिशन होने से वो चूक गई थी, बस 2 नंबर से, इतनी होनहार लड़की। डेंटल मिल रहा था, वो डॉक्टर बन सकती थी। और सीधा बात है कि आत्महत्या था तो इतना दिन का बात ही नहीं था ना। एसआईटी और मेडिकल रिपोर्ट्स में तो पहले दिन ही ये तय हो जाना चाहिए था। तो फिर पीएमसी तो डॉक्टर गलत है, फिर आपका एफएसएल रिपोर्ट गलत है, फिर एसआईटी ने अभी तक जो बातें सामने लाई है वो बातें गलत है। या तो गलत है या अभी जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग निलंबित हुए हैं, जिनको सजा मिल गया है, वो गलत है। आखिर गलत कौन है? आखिर खेल क्या है? ये अच्छा, कई लोग ये भी कह रहे हैं, सीधा समझिए कि इस मामले को इतना दिन न खींच दिया गया है। इसमें रुपेश हत्याकांड में क्या हुआ? रुपेश हत्याकांड इतना बड़ा कांड था जिसको रोडरेज की घटना बताई गई, और 4-5 कम उम्र के बच्चों को पकड़ के और ये कह दिया गया कि इन लोगों ने हत्या किया है। यहाँ तक कि जो गन बताया गया कि इस गन से हत्या की गई थी, इस बंदूक से हत्या की गई थी, और कोर्ट ने इस सब चीजों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस बंदूक से हत्या हुई ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने ये पूरी कहानी रची थी, वो कहानी है ही नहीं, ये लोग गुनाहगार है ही नहीं। अब नियम ये है कि आप फ्लैशबैक में जाके चीजों को फिर से जांच नहीं कर सकते हैं, सबूत तो आपका इंतजार करता नहीं है। तो रुपेश हत्याकांड के जो असली आरोपी थे वो बच गए। एक और हत्याकांड था शिल्पी गौतम। अब जब सीबीआई की बात चल रही है तो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है शिल्पी गौतम हत्याकांड। उसके पीछे भी उसके भी जो मुख्य आरोपी वो पकड़े नहीं गए थे। हालांकि इसके पीछे भी कहा जा रहा था कि इसके पीछे जो है बड़े बड़े नेता जो थे वो शामिल थे, लेकिन उसमें भी कोई जो है वो जब सीबीआई को ट्रांसफर की गई तो बहुत सालों बाद इसको भी आत्महत्या करार दे दिया गया। इसमें भी कोई मतलब समझिए कि मुख्य जो आरोपी थे उनका पता नहीं चल पाया। हाल ही फिलहाल में सम्राट चौधरी का भी इस केस में जो है वो नाम आया था, प्रशांत किशोर ने कहा था। तो जब सीबीआई की बात हो रही है तब शिल्पी गौतम कांड का जो हत्याकांड था उसका भी जिक्र हो रहा है कि इसको भी ऐसे कहीं रफा दफा न कर दिया जाए, इसको भी ऐसे ही उलझा के। भाई आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल ये कही दिया जाएगा कि लड़की ने आत्महत्या की थी, क्या कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे हम, क्या कर लेगा परिवार? मान लेना पड़ेगा कि आत्महत्या हुआ, मान ही लेना पड़ेगा ना। सीबीआई जा रहा है तो लोग ये सोच रहे हैं कि न्याय हो जाएगा। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं कि सीबीआई न्याय नहीं करती है, लेकिन इतनी देर हो जाएगी, इतना लेट लतीफ हो जाएगा इस पूरे काम में कि जो भी रिपोर्ट आएगा वो लोगों को मान लेना